Good morning, students. I welcome you all again on my personal YouTube channel to study the literature related to home science. मैं डॉक्टर सीमा गौड़ पोषण विशेषज्ञ आज आपको प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल्स यानी कि अनाज के प्रसंस्करण के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले अध्ययन सत्र में हमने अनाजों की संरचना, अनाजों के संगठन तथा महत्व के विषय में पढ़ा था। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम इनकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स पर चर्चा करेंगे। अनाजों में की जाने वाली विभिन्न प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं मिलिंग, पॉलिशिंग, पारबॉइलिंग, फ्लेकिंग, पार्चिंग एवं रोस्टिंग। आज हम लोग मिलिंग की प्रक्रिया के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। मिलिंग से क्या तात्पर्य है? मिलिंग ऑफ सीरियल्स रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इनटू वेरियस फूड प्रोडक्ट्स लाइक क्रैक्ड सीरियल्स, स्प्लिटेड प्रोडक्ट्स, फ्लावर, meal, etc. It can be defined as a process of breaking down, separating, sizing और classifying aggregate materials. अर्थात अनाजों की मिलिंग से तात्पर्य विविध अनाज जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को विविध प्रक्रियाओं के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जैसे कि दलिया, सूजी या आटे के रूप में परिवर्तित करना है तथा ब्रान, भ्रूणपोष एवं भ्रूण को अलग अलग कर। आइए हम देखें कि मिलिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप गेहूं से बनने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं। मिलिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादों में दलिया, मैक्रोनी, सूजी, आटा और मैदा बनाए जाते हैं। मिलिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, गेहूं को साफ करना। दूसरा, गेहूं को इच्छा अनुसार नमी प्रदान करना अर्थात कंडीशनिंग या टेम्परिंग करना। तीसरा, गेहूं को तोड़ना, पीसना एवं छानना, ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग एंड सिफ्टिंग। और चौथा, पैकिंग करना। ये जो 4 स्टेप हैं, ये बहुत मोटी मोटी 4 स्टेप हैं और एक आम आदमी के लिए ठीक है, लेकिन बीइंग अ फूड साइंटिस्ट गेहूं को मिलिंग प्रक्रिया के दौरान किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, तो वो है वाइब्रेटिंग स्क्रीन, एस्पिरेटर, डिस्क सेपरेटर, स्कोरर, मैग्नेटिक सेपरेटर, वॉशर स्टोनर, टैम्परिंग, एंटोलेटर, ग्राइंडिंग बिन, सिफ्टर, प्यूरीफायर एंड डाउन प्यूरीफायर। आइए हम एक एक करके एक गेहूं की मिलिंग प्रक्रिया के एक एक चरण से गुजरें। ग्रेन एलिवेटर के द्वारा ग्रेन्स को उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के द्वारा गेहूं की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के गेहूं को अलग अलग किया जाता है। सेपरेटर के द्वारा स्क्रीन्स होती हैं सेपरेटर में, जो कि चाफ्स, लकड़ी के टुकड़ों, पत्थरों और फाइन मटेरियल्स को रिमूव कर देती है, सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है। एस्पिरेटर के द्वारा गेहूं में उपस्थित लाइटर इम्प्यूरिटीज, हल्की अशुद्धियों को जो कि हवा में उड़ने योग्य होती हैं, हटाया जाता है हवा के बहाव के साथ। डिस्क सेपरेटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क के द्वारा सेपरेट किया जाना। इसमें काफ़ी सारी डिस्क लगी हुई होती है इस मशीन में, जिससे अलग अलग आकार के गेहूं और अदर फॉरेन मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है। स्कोरर में बीटर्स के माध्यम से गेहूंों में उपस्थित कर्नल हेयर, ब्रश बालों को और रफेज को और इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है। मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा मेटल इम्प्योरिटीज़ यानी कि धात्विक संदूषणों को दूर किया जाता है। वॉशर डिस्टोनर में हाई स्पीड पर पानी के साथ घुमाते हुए भारी भारी कंकड़ पत्थरों को गेहूं से अलग किया जाता है। टैम्परिंग की प्रक्रिया में गेहूं को कुछ देर के लिए पानी में भिगोया जाता है, जिससे कि उसका जो ब्रान है वो तो टफ हो जाए और एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष सॉफ्ट हो जाए और उसकी आसानी से मिलिंग की जा सके। एंटोलेटर्स के द्वारा एक हाई इम्पैक्ट वॉर्टेक्स मशीन में गेहूं के जो फंगल इन्फेक्टेड कर्नल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं और अलग किए जाते हैं। इन्हीं सब प्रक्रियाओं को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये वाइब्रेट प्रोडक्ट कंट्रोल है, जिसके द्वारा यहाँ से गेहूं फनल से आते हैं और अलग अलग साइज़ के गेहूं को अलग अलग रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है प्रोडक्ट कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा। इसके पश्चात वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स के द्वारा
बिट्स ऑफ स्ट्रॉ यानी कि चाफ और लकड़ी के छोटे टुकड़े और अदर जो कोर्स मटेरियल्स होते हैं, मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। और इसी की दूसरी स्क्रीन के द्वारा फॉरेन मटेरियल्स, अगर गेहूं के बीजों के साथ कोई अन्य घास के बीज आ गए हैं तो उनको निकाल दिए जाते हैं। ये देखिए सेपरेटर का चित्र इसमें दिखाया है, जिसमें 2-3 स्क्रीन्स लगाई गई हैं इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए। एस्पिरेटर का चित्र है, आपको भी पिछली स्लाइड में भी बताया। हवा के बहाव के द्वारा लाइटर इम्प्योरिटीज़ जो गेहूं में होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, और इसमें गेहूं को एक स्ट्रीम झरने के रूप में इस मशीन में डाला जाता है, और हवा का बहाव साथ साथ चलता है, जिससे कि इम्प्योरिटीज़ और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और गेहूं नीचे चले जाते हैं। डिस्क सेपरेटर, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल डिस्क लगी हुई है और ये बहुत तेज़ गति से घूमती हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल ग्रेन्स होते हैं गेहूं के, वो पकड़ में आते जाते हैं, और बहुत बड़े और बहुत छोटे आकार के गेहूं के मटेरियल, गेहूं के दाने या अन्य अनाज के दाने अगर उसमें मिक्स हैं तो उनको ये डिस्क सेपरेटर के द्वारा अलग कर दिया जाता है। स्कोरर में एक मशीन है जिसमें सेंट्रल के शाफ्ट से बीटर्स जुड़े हुए हैं, और जब गेहूं के दाने इसमें थ्रो करे जाते हैं बहुत तेज़ गति से इस घूमते हुए ड्रम में, तो बफिंग एक्शन के द्वारा जो गेहूं के ऊपर के ब्रश हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, स्कोरिंग हो जाती है कर्नल हेयर्स की। मैग्नेटिक सेपरेटर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा धात्विक कणों को गेहूं में से अलग किया जाता है। आपने घर में भी इस तरह की उपयोग करा होगा। सूजी में कई बार कुछ मेटल कंटेमिनेंट्स होते हैं तो जिसको आप चुंबक के द्वारा सेपरेट करके अलग कर देते हैं। वॉशर डी स्टोनर, ये हाई स्पीड से चलने वाले रोटेटर्स हैं जिसमें गेहूं को वाटर बाथ में मूव कर दिया जाता है, और बहुत सारे पानी एक मशीन में डाला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और के साथ जब पानी तेज़ गति से घूमता है तो गेहूं में उपस्थित जो पत्थर होते हैं, भारी पत्थर होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और रिमूव कर जाते हैं। वहीं जो लाइटर मटेरियल्स अगर पहले स्क्रीनिंग में छूट गए हैं तो वो भी ऊपर पानी में बहकर आ जाते हैं और बाहर निकाल दिए जाते हैं। टेम्परिंग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, टेम्परिंग की प्रक्रिया में गेहूं में रिक्वायर्ड मॉइस्चर के साथ पानी ऐड किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ब्रांड तो टफ हो जाती है और भ्रूण पोष थोड़ा सा पानी को अवशोषित करके फूल जाता है, जिसकी वजह से ब्रांड की लेयर एंडोस्पर्म से इजीली एक तो अलग हो जाती है, दूसरा जब इसकी मिलिंग करते हैं तो फ्लावर अच्छी क्वालिटी का बनता है, आसानी से मिलिंग हो पाती है। एंटोलेटर्स में बहुत सारी, इस मशीन में बहुत सारी डिस्क लगी हुई होती हैं, ये आप देख रहे हैं लाइनों के द्वारा जो डिस्क लगी हुई हैं गोल गोल, बहुत तेज़ गति से ये घूमती हैं, और जिसकी वजह से जो गेहूं के दाने हैं ये इसमें फिंगर लाइक पिंस से टच होते हैं, और इसकी वजह से गेहूं के दाने टूट जाते हैं, और स्पेशली जो अनसाउंड कर्नल होते हैं, फंगल इन्फेक्टेड कर्नल होते हैं, ख़राब गेहूं के दाने होते हैं, वो टूट जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं एंटोलेटर के द्वारा। यही पूरी प्रक्रिया को एक यहाँ ग्राफ के साथ इकट्ठा दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट कंट्रोल, जिसमें गेहूं के दानों को अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग किया था। सेपरेटर की तरह लाइटर इम्प्योरिटीज़ को हमने रिमूव किया था। एस्पिरेटर से भी हमने हवा में उड़ने लायक हल्की अशुद्धियों को दूर किया था। डिस्क सेपरेटर के द्वारा गेहूं में से अलग दूसरे प्रकार के अनाज के दानों को अलग किया। स्कोरर के द्वारा हमने गेहूं के बीजों पर जो हेयर होते हैं उनको अलग करा था। मैग्नेटिक सेपरेटर से धात्विक कणों को बाहर निकाला था। वॉशर स्टोनर के द्वारा भारी पत्थर नीचे बैठ गए थे। टेम्परिंग के द्वारा वीट को कंडीशनड किया गया था जिससे ब्रांड टफ हो जाए, एंडोस्पर्म लूज हो जाए और उसकी मिलिंग आसानी से हो जाए। ब्लेंडिंग के द्वारा इस गेहूं को दोबारा से ब्लेंड किया जाता है, और
एंटोलेटर्स के द्वारा जो फंगल इन्फेक्टेड वीट होते हैं उनको अलग कर देता है। इसके पश्चात क्लीनिंग की इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात गेहूं की वास्तविक मिलिंग शुरू की जाती है और गेहूं ग्राइंडिंग मिल में आते हैं। और सबसे पहले जो जो दो हैवी रोलर्स के बीच में से गुजरते हैं वो काफ़ी तीखे होते हैं, कोरुगेटेड होते हैं, जिसको हम फर्स्ट ब्रेक भी कहते हैं। गेहूं की मिलिंग प्रक्रिया पे आए हम। अभी मैंने आपको पिछले चित्र में ग्राइंडिंग बीन में फर्स्ट ब्रेक बताया रोल्स, जो कि कोरुगेटेड होते हैं, स्मूथ और चिकने नहीं होते हैं और गेहूं के दानों को मोटे मोटे दानों में तोड़ देते हैं। गेहूं के दानों को इस फर्स्ट ब्रेक पे तोड़ने के बाद सिफ्टर के द्वारा सिफ्टिंग की जाती है, जिससे कि ब्राउन पोर्शन, क्रैक्ड व्हीट, संपूर्ण होल गेहूं अगर रह गए तो वो, और अगर कुछ बारीक टुकड़े दलिए के रूप में टूट गए तो वो सब अलग अलग हो जाएं। और प्यूरीफायर के द्वारा इन सभी फ्रैक्शंस को अलग अलग किया जाता है। डाउन प्यूरीफायर पे हम आते हैं। इस प्रकार से ये जो पहला फर्स्ट रोल था, इसके पश्चात सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर बार रोलर के कोरुगेशंस कम होते जाते हैं, रोलर्स चिकने होते जाते हैं, उनके बीच की स्पीड कम होती जाती है और 4 और 5 एडिशनल ब्रेक रोल्स सक्सेसिव फाइनल कोरुगेशंस के साथ इस तरह से सिफ्टिंग करते हुए गेहूं की मिलिंग की प्रक्रिया करते हैं। और हर स्टेप में सिफ्टर्स, प्यूरीफायर्स और जो रोलर्स होते हैं वो गेहूं को रिड्यूस करते जाते हैं जब तक कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लोर 72% अलग नहीं किया जा सके। ये देखिए मिलिंग की प्रक्रिया का एक फ्लो डायग्राम है। आपको बताया था क्लीन्ड और कंडीशन गेहूं को फर्स्ट ब्रेक जो होते हैं वो कोरुगेटेड रोलर्स होते हैं, इसमें तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद सीविंग, सिफ्टिंग और सीविंग की प्रक्रिया के दौरान व्हीट फ्लावर, ब्राउन, शॉर्ट्स और बड़े बड़े टुकड़े अलग किए जाते हैं। और दोबारा से सेकेंड रोल, रिड्यूसिंग रोल के बाद फिर सीविंग और फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिड्यूसिंग रोल्स के द्वारा ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। और गेहूं के द्वारा बनने वाले विभिन्न उत्पाद जैसे कि व्हीट फ्लावर, आटा, ब्रान, भूसी, दलिया, सूजी और मैदा इत्यादि का निर्माण होता है। हम बात करें थोड़ी सी चावल की मिलिंग प्रक्रिया की। चावल का दाना गेहूं से थोड़ा अलग होता है। ये चावल की बालियां दिखाई गई हैं जिनको हम स्पाइकलेट्स बोलते हैं। हार्वेस्टिंग के पश्चात इससे पैडी यानी कि धान, जिसमें कि छिलके समेत चावल है, जिसको हम पैडी या धान भी कहते हैं, और पैडिकल्स अलग अलग रिमूव कर दिए जाते हैं। पैडी राइस की डी हस्किंग यानी कि हस्क रिमूव करना, भूसी को हटाने की प्रक्रिया के पश्चात जो मिलता है वो होता है ब्राउन राइस। ये रेड कलर के छिलके युक्त राइस है जिसमें कि आपका प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और अन्य विटामिन समूह बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और ये हस्क यानी कि भूसी है जिसको अलग किया है। ब्राउन राइस को फर्दर हम पॉलिशिंग करते हैं और पॉलिशिंग करने के प्रक्रिया में इस ब्रान लेयर को हटा दिया जाता है और ब्रान और एम्ब्रियो भ्रूण का पोषण अलग प्राप्त होता है और वाइट चमकदार पॉलिश राइस अलग प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। पैडी राइस की क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के बाद क्लीन्ड पैडी को दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, या तो धान की क्लीनिंग के बाद या तो डी हस्किंग, ब्राउन राइस, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग और व्हीट राइस। ग्राइंडिंग क्यों करना पड़ता है? कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट में 2-3 प्रकार के चावल होते हैं। संपूर्ण चावल जिसको हम अक्षत भी कहते हैं, तिबारी यानी कि एक हिस्सा टूटा हुआ, अद्धा यानी कि चावल का आधा टूटा हुआ हिस्सा, और कणकी यानी कि बहुत बारीक चावल। तो चावल की जो अलग अलग स्टेप्स हैं ये ग्राइंडिंग की प्रक्रिया के दौरान मिलती है। और यहाँ बीच में पैडी को दो प्रकार की प्रोसेसिंग की जाती है। एक तो प्रोसेसिंग होती है कि पैडी से पोहा या फ्लेकिंग बनाने की प्रोसेसिंग होती है, और एक प्रोसेसिंग होती है पारबॉइलिंग की। धान को गर्म पानी में कुछ घंटे के लिए भिगोकर 5 से 10 मिनट के लिए पार्शियल कुकिंग की जाती है, जिससे धान की पैडी की पारबॉइलिंग हो जाती है। और उसके पश्चात पुनः चावल की भांति उसकी डी हस्किंग, और डी हस्किंग के बाद ब्राउन राइस तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, हाँ ब्राउन राइस ही है, पारबॉइल पैडी है तो, और पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग करके वाइट राइस हमें प्राप्त होता है। लेकिन पारबॉइलिंग के पश्चात जो वाइट राइस हमें मिलता है वो इतना अधिक श्वेत चमकीला नहीं होता, बल्कि हल्का चिकनापन लिए हुए होता है, पीलापन लिया हुआ होता है। इसे हम तेली चावल भी कहते हैं। पारबॉइलिंग के बारे में हम अगले अध्ययन सत्र में विस्तार से पढ़ेंगे। और वहीं धान के द्वारा पोहा निर्माण यानी कि फ्लैकिंग के बारे में भी हम अगले अध्ययन सत्र में पढ़ेंगे।
मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको अनाजों की सामान्य मिलिंग प्रक्रिया का भली-भांति ज्ञान हो गया होगा। यह वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर होम साइंस के स्टूडेंट के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो कि फूड साइंस का कोर्स पढ़ते हैं। धन्यवाद।